गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पद परिचय भाग 4 में आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इसके पहले मैंने आपको संज्ञा, लिंग, वचन, कारक ये सभी व्याकरण पढ़ाई थी, जो आपने अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये जितने भी व्याकरण हैं वो कक्षा 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th सभी के लिए उपयोगी है। तो यदि आपके छोटे भाई बहन घर में हैं तो आप चाहें तो इस व्याकरण की सहायता से उनकी व्याकरण अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, चित्र में दिखाया गया है, इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। दादाजी के साथ मोहन है। दादाजी के साथ मोहन है, वह अपने दादाजी को रास्ता पार करा रहा है। सामने से उसका भाई सोहन आ रहा है। दादाजी के साथ मोहन है, वह अपने दादाजी को रास्ता पार करा रहा है। उसका भाई सोहन सामने से आ रहा है। तो यहाँ मोहन जो है वो संज्ञा शब्द है, वह, अपने, उसका, ये सर्वनाम शब्द हैं जो मोहन के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो पारिभाषिक तौर पर हम इसे देखें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कुछ उदाहरण आपके सामने और हैं। मैं, तुम, वह, आप, वे, उन्होंने, कुछ, उसका आदि। समझे बच्चे आप सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए 6 भेद। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, जो सर्वनाम बोलने वाला, वक्ता, बोलने वालों को हम क्या कहते हैं? वक्ता। सुनने वाला, श्रोता, व अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए के बारे में प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझे आप? बोलने वाले, सुनने वाले और कोई अन्य जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, वहाँ जब जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आइए इन्हें उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। मैं बोलने वाला, वक्ता। वक्ता के लिए कौन से सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग क्या करेंगे हम? मैं, हम। तुम्हें क्या चाहिए? सुनने वाला, श्रोता के लिए। श्रोता के लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? तू, तुम्हें, तुम, आप। उसे साथ ले जाओ, अन्य पुरुष। अन्य व्यक्तियों के लिए उसे, वे, ये। तो समझे आप पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के पश्चात अब हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। निज का शाब्दिक अर्थ है अपना, अपना स्वयं का। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा उनसे निजत्व या अपनेपन का बोध होता है। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण: मैं स्वयं नहाता हूँ। मैं मतलब यहाँ एक बच्चा है जो कह रहा है मैं स्वयं नहाता हूँ। स्वयं निजता का प्रतीक है। वह सारे काम अपने आप करता है। अपने आप मतलब स्वयं के द्वारा। इन वाक्यों में स्वयं, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम के पश्चात अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित बोध कराते हैं। निश्चित, कौन सा बोध? निश्चित बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए उदाहरण: यह मेरी बॉल है।
यह मेरी बॉल है। यह निश्चित है। वे मेरे माता पिता भाई बहन है। माता पिता भाई बहन। वे, यहाँ पे वे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वे, वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम के पश्चात अब हम चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित मतलब जहाँ निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए करते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखें उदाहरण, बाहर कोई आया है। कोई अनिश्चय है ना, पता नहीं है, तो कोई। देखो मैंने कुछ पौधे लगाए हैं। कुछ अनिश्चय है। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद अब हम जानेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के विषय में। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जिसने परिश्रम किया वह पास हो गया। जिसने परिश्रम किया वह पास हो गया। जिसने, वह। जो बेईमानी करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जो, उसे। उपर्युक्त वाक्यों में जिसने, जो सर्वनाम बाद के वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों क्रमशः वह, उसे से संबंध स्थापित करा रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के पश्चात अंतिम सर्वनाम जो है वो है आपकी प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या घटना आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, तुमने बाजार से क्या खरीदा। तुमने बाजार से क्या खरीदा, क्या यहाँ प्रश्न को सूचित करता है। इन पुस्तकों में से तुम्हें कौन सी चाहिए। कौन सी, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, कौन सी, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे विशेषण पढ़ेंगे। धन्यवाद। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पद परिचय के कुछ उदाहरण बताना चाहती हूँ, जिससे आपको सहायता मिलेगी और जल्दी ही पद परिचय समझ में आ पाएंगे। जो 5 प्रकार है पद परिचय के, वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये 5 प्रकार मैंने यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किए हैं। इन 5 प्रकारों का लिंग, वचन और कारक पहचानना और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। तो ये 5 प्रकार दिए हैं, इनको देखते हुए हम राम ईमानदार आदमी है, ये उदाहरण है। इस उदाहरण का पद परिचय करेंगे। राम ईमानदार आदमी है, इसमें तीनों शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया है, राम ईमानदार आदमी है। अब राम पहला शब्द है, यहाँ पर हमने इसको लिया है, राम का हमें पद परिचय करना है। तो राम जो है वो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किस रूप में उपयोग किया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। फिर पुल्लिंग, राम की पहचान है कि वो पुल्लिंग है और वाक्य में वो अकेला ही है, इसलिए एक वचन कहलाएगा। और कर्ता कारक, तो इसका परिचय हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। ईमानदार, राम की विशेषता है कि वो ईमानदार है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। राम ईमानदार शब्द जो है वो है गुणवाचक विशेषण, एक वचन, आदमी विशेष की विशेषता बता रहा है। तीसरा शब्द है आदमी। आदमी शब्द यहाँ पर संपूर्ण मानव जाति का बोध करवा रहा है, तो इसलिए आदमी शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, एक वचन, पुल्लिंग और रामकर्ता से संबंध। इस शब्द का संबंध किससे है, रामकर्ता से, इसलिए रामकर्ता से संबंध। अगला उदाहरण है, मैं आज बाजार जाऊंगा। मैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। दूसरा शब्द दिया है आज। आज यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो काल का बोध करवा रहा है, समय का बोध करवा रहा है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा शब्द है बाजार। बाजार यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन, पुल्लिंग और कर्मकारक है। चौथा शब्द है जाऊंगा। जाऊंगा यहाँ पर अकर्मक क्रिया है और क्रिया कब हो रही है, जाऊंगा भविष्य काल में, इसलिए
इसका काल हो जाएगा भविष्य काल। तीसरा उदाहरण दिया है, माँ खाना बनाती है। माँ खाना बनाती है में बनाती है शब्द के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो हमें बनाती है शब्द का पद परिचय करना है। बनाती है यहाँ पर एक क्रिया है, और क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि माँ जो कार्य कर रही है उसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। फिर क्रिया किस रूप में हो रही है? माँ स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, इसलिए स्त्रीलिंग। अब माँ यहाँ पर अकेली है तो इसकी जो क्रिया है वो भी एक के लिए ही उपयोग में लाई गई है, इसलिए एक वचन कहलाएगी। और क्रिया कब हो रही है उसका काल पहचानना है, तो वर्तमान काल। बनाती है इसलिए वर्तमान काल। चौथा प्रकार है, वह धीरे धीरे चलता है। चौथा उदाहरण है, वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर धीरे धीरे शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है, तो धीरे धीरे शब्द का हमें पद परिचय देना है। धीरे धीरे यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता है कि चलता है क्रिया है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो इसलिए इसका पद परिचय होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चलता है क्रिया का विशेषण। इस प्रकार से इसका परिचय होगा। पांचवा प्रकार है, परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता। के बिना संबंध बोधक है ना, संबंध बोधक के आधार पर इसका उदाहरण है, तो के बिना का हमें पद परिचय करना है। के बिना शब्द लिया, अब के बिना क्या है? संबंध बोधक अव्यय है और होता क्रिया से संबंध, ये बस यही इसका परिचय है। अगला शब्द दिया है, मैं और मेरा भाई एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ पर और शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है, तो और शब्द का पद परिचय देना है हमें। अब और यहाँ पर क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक शब्द है, लेकिन कौन सा है? समानाधिकरण। जोड़ने वाले जो होते हैं वो समानाधिकरण कहलाते हैं, और तोड़ने वाले वाक्य में किंतु परंतु यदि आता है बीच में तो वो हो जाते हैं व्याधिकरण। दो चीजों में से एक का चुनाव करने के लिए जो शब्द आते हैं बीच में वो हो जाते हैं व्याधिकरण, क्योंकि समुच्चय बोधक के दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो यहाँ पर और शब्द जोड़ने वाला है, इसलिए ये कहलाएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और साथ ही मैं और मेरा भाई को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसका यह परिचय है। अंतिम है, वाह कितना सुंदर फूल है। ये वाक्य दिया गया है, इसमें रेखांकित किया गया है वाह शब्द को। वाह शब्द के का हमें पद परिचय करना है। अब यहाँ पर वाह शब्द जो है वो विस्मयादि बोधक अव्यय है। ये आश्चर्य का बोध करवा रहा है, और आश्चर्य के अंतर्गत ये हर्ष का बोध करवा रहा है, खुशी का बोध करवा रहा है, इसलिए इसका परिचय होगा विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष सूचक। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे इस प्रयास के माध्यम से जरूर पद परिचय समझ में आ जाएंगे, यही मेरी आशा है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।